और आज मैंने दावत दी जनाब दीपक चौरसिया साहब को, और उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने एक्सेप्ट की। और बेसिकली आपको पता है कि दीपक साहब जो हैं वो, उनका तकरीबन आधी जिंदगी का सफर मीडिया में गुजरा है। वो आज तक में भी रहे हैं जर्नलिस्ट, एबीपी न्यूज में रहे हैं, इंडिया न्यूज में रहे हैं, और आजकल न्यूज नेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और उसका जो प्राइम टाइम शो है वो करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया कमर भाई, मजा आएगा आपसे बात करने में। जी, मजा आएगा सर। आपका मुझे भी इत्तेफाक हुआ, आपने भी मेरे 1-2 इंटरव्यू किए हैं, बड़ा मजा है, और आप बड़ा जबरदस्त तरीके से होस्ट करते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से होस्ट करूं। सर, सबसे पहले तो जी सर, सबसे पहले तो आपने एक पूरी जिंदगी बिता दी, मीडिया में गुजार दी, आपने अपनी जिंदगी दे दी इसको। सर, ये बताएं कि ये जो हमारा, जहां पे हम बैठे हुए हैं साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते में, यहाँ के मीडिया में और मगरबी मीडिया में कितना क्यों फर्क है, और हम यहाँ पे बैठे हुए क्यों मगरब की खबरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और यहाँ की खबरों को हम कम वैल्यू देते हैं? बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम कुछ कह दे तो हम सर पे आसमान उठा लेते हैं। क्या हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है? हम क्यों उस तरह, हमारी मीडिया की अहमियत नहीं है? मेरे ख्याल से ये जो बीबीसी, सीएनएन, इसका जो हवा था ना, हवा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि भारत का मीडिया, खासतौर से 1995 की बात करें, 1995 से जिस तरह से प्राइवेट मीडिया भारत के अंदर आया, और भारत के अंदर प्राइवेट मीडिया ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई, और आप देखिए यहाँ पर सैकड़ों चैनल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के सैकड़ों चैनल है जो यहाँ पर चलते हैं। तो सब लोगों को अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके की, अपनी जुबान में, इनफैक्ट यहाँ तक कि डायलेक्ट के हिसाब से भी चैनल्स यहाँ पर चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम भारत में अब बीबीसी, सीएनएन किसी भी चीज का हुआ नहीं है, और यहाँ की जो स्थानीय पत्रकारिता है बहुत तेज है, बहुत इफिशिएंट है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कमर, मेरा इतना लंबा अनुभव है, मैंने व्हाइट हाउस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी गया हूँ, बड़े बड़े G7 और G10 और इस तरह के जितने भी वो होते हैं उसमें भी गया हूँ। और मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से जब सवाल पूछा जाता है तो उसको पता होता है कि सवाल कौन पूछेगा, उस सवाल की लाइन क्या होंगी और उसको जवाब क्या देना है। कम से कम भारत में मैंने ऐसा नहीं देखा है। भारत में सब चीजें बहुत हद तक स्वतंत्र है, भारत का मीडिया बहुत स्वतंत्र है, और भारत का मीडिया, हो सकता है कि कोई मीडिया किसी एक को फेवर करता हो, कोई मीडिया किसी दूसरे को करता हो, लेकिन जानकारी या खबर किसी भी तरह से छुप जाए, अब इसकी संभावना भारतीय मीडिया के हिसाब से नहीं बची है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 2003 में मैं जब इराक वॉर में गया था, और जब हम अम्मान से बगदाद के लिए ट्रेवल कर रहे थे, तो सेंटकॉम ने हमको कहा था कि मत जाइए, आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो रिस्क पे होंगे। तो हमने देखा बीबीसी की भी टीम जा रही है, सीएनएन की भी जा रही है, फॉक्स की भी जा रही है, सीसीटीवी की भी जा रही है, हम भी उनके पीछे पीछे हो लिए। मेरा कैमरामैन ऐसे कम से कम 5-6 यूनिट हिंदुस्तान से थे, लेकिन हमने जब बीबीसी वालों को देखा, एक तो पहले से एम्बेडेड जर्नलिस्ट के तौर पर चल रहे थे के साथ, और उसके बाद जब उनको ले जाया जा रहा था तब भी 4 गाड़ियां आके रोड ओपनिंग के लिए उनके लिए होती थी, भयानक सिक्योरिटी होती थी। हिंदुस्तान में तो ऐसा है कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में चले जाएं, और मैंने तो दुनिया के कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन कवर किए हैं, सिर्फ मैं और मेरा कैमरामैन, और किसी भी तरह की कोई अन्य सुरक्षा व्यवस्था नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि हमारा मीडिया न केवल बहुत हद तक स्वतंत्र है, बल्कि टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी में कि कहां से कब कैसे लाइव कर लिया जाए। हम लोग कभी कभी 4G आने के बाद, 3G आने के बाद, टेक्निकल क्रांति होने के बाद, डिजिटल क्रांति होने के बाद कहीं से किसी भी वक्त कनेक्ट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि आज आपके ड्राइंग रूम में, चाहे व्हाइट हाउस की बात हो, चाहे किम जोंग की बात हो, चाहे इमरान खान की बात हो, या पाकिस्तान के अंदर गधे की गिरफ्तारी की बात हो, वो सब मिल जाती है अच्छे से। बिल्कुल सही है। दीपक भाई, गधा कैसा है? ठीक है, गधा कैसा है? ठीक है, गिरफ्तारी में क्या कह रहे हैं? गधे को गिरफ्तार किया गया ना अभी, एक जुआ खेलने के चक्कर में, रेस लगाने के चक्कर में पाकिस्तान में। देखिए, मीडिया का मतलब खबर है अनफॉर्चुनेटली बंदा गटर में गिर जाए वो भी खबर हो जाती है, कोई बंदा खंबे पे चढ़ जाए वो भी खबर होती है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने वो अपना पेट भरना होता है, तो वो स्टोरी तो फिर चलानी होती है अजीब अजीब किस्म की। मैंने कई सारे ट्वीट्स देखे इसमें, नाइला इनायत करके आपकी एक पत्रकार है, उन्होंने गधे की गिरफ्तारी के बारे में बड़ी संजीदगी से लिखा है। आप हमारे उधर गधे की गिरफ्तारी की दिखाते हैं, जब आप हमारे कबूतर गिरफ्तार करते हैं तो हम भी दिखाते हैं जी भारत ने कबूतर तो जासूस थे ना, आपने तो डोमेस्टिक कारणों से गिरफ्तार किया है। कबूतर के साथ ये था कि उनके अंदर ड्रोन फिक्स थे।
वो हम ये समझते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बड़ी हैरानगी होती है कि जी इंडिया कबूतर को कैसे जासूस बना समझ सकता है और कैसे वो पकड़ लेता है। तो वो मेरे जारी को बात लगता है। है मेरे जी को लगता है आपने पुराने कम्युनिकेशन कैसे होते थे ये नहीं सुना। आपने मैंने प्यार किया का वो गाना नहीं सुना, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो तो कबूतर आप, भारत के अंदर, कबूतर भारत के अंदर 10,000 साल से ये काम कर रहे हैं सर। नहीं दीपक भाई, हमारा जो और कबूतर पाकिस्तान में भी प्यार, ये होता था, और पाकिस्तान में भी ये होता था, क्योंकि पाकिस्तान और तो कुछ नहीं था ना, था तो भारत का ही हिस्सा। बिल्कुल मैं दीपक भाई बात बता रहा हूं कि पाकिस्तानी कबूतर जब प्यार के चिट्ठी लेके जाता है, आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसको भी पकड़ लेते हैं। इतना तो प्यार रहने दें, इंसानों में नहीं, परिंदों में तो और प्यार वो रहने चिट्ठी प्यार दें। की नहीं लाता ना, अब दिक्कत है ना, चिट्ठी प्यार की नहीं लाता, वो जासूसी करता है, ऊपर से जो कैमरे लगे होते हैं उसके साथ वो जासूसी करता है। और देखिए भारत चले, ने आपको कितने मौका दिया, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से बात करता हूँ। हम लाहौर बस लेके गए, मैंने उसकी भी कवरेज की, मैं लाहौर बस के भी साथ था। उसके बाद आपने कारगिल कर दिया, कारगिल करने के बाद हम लोगों ने आपको आगरा समिट के लिए बुलाया, आगरा समिट खत्म हुआ, उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हमला कर दिया और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। बीच में कंधार हाईजैकिंग भी हो गया, जो तालिबान लोगों ने आपके साथ मिलकर किया था। तो कई सारी ऐसी बातें जिससे भरोसा नहीं होता। अगर प्यार का कबूतर आएगा तो हम तो जरूर एक्सेप्ट मैं करेंगे, और बहुत 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 बढ़िया बॉलीवुड की फिल्म भी बनाएंगे इस पे। नहीं नहीं, मैं इसके सारे सवालों की बात जरूर करूंगा। मैं जरा मीडिया पे 1 मिनट रहना चाहता था। मैं हाँ चाह रहा था बिल्कुल। कि क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में मीडिया के हवाले से, का तजर्बा है, तो मैं थोड़ा सा लोगों को मीडिया की बात सुनाना चाहता था, पाकिस्तान इंडिया के लोगों की। एक और सवाल मीडिया के बारे में, और फिर हम आपके फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिक्स पे आ जाएंगे। ये दीपक भाई ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया आया है, इसने मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरह डैमेज किया है या नहीं किया? या आप समझते हैं कि, मैं इसको पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं, इसको हम बोलते हैं पावर डिफ्यूजन। मींस के जो पावर है वो स्टेट से नॉन स्टेट एक्टर में चली गई है। मीडिया एक नॉन स्टेट एक्टर है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लोग पावरफुल होते जा रहे हैं, लोग अपने आप को एम्पावर फील करते हैं। तो आप दीपक मैं भाई, इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है, आप कैसे समझते हैं इस फिनोमिनन को? मैं इसको कतई बुराई नहीं समझता। देखिए सोशल मीडिया में पॉजिटिव चीज है तो निगेटिव चीजें भी हैं, और अंत में खबरों की सत्यता के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में हर कुछ सच होता है ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये माना जाए कि 60 से 70% वहां पे फेक पिक्चर्स डाली जाती है। सोमालिया की फोटो को जम्मू कश्मीर की बता दिया जाता है, या फिर किसी किसी जगह की फोटो को कुछ बता दिया जाता है। अभी हाल ही में एक तस्वीर आई थी जिसमें लिख रहा था कि मजदूरों के पांव में छाले हो गए, वो छाले की तस्वीर बांग्लादेश की निकली थी। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया का अपना अलग महत्व है। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत हद तक जागरूक किया है। सोशल मीडिया कई तरह की जानकारी भी देता है, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया समाज के अंदर विमर्श भी बनाता है। और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर आदमी को इसलिए आना पड़ता है कि सोशल मीडिया ने जो कुछ कहा है उसकी क्या सत्यता है, ये हम लोग बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट चैनल है लगभग, और सरकारी चैनल है, उनके ऊपर भी वायरल वीडियो टेस्ट और इस तरह के कई शो आप जान सकते हैं कि अगर अगर ये फैक्ट चेक के तौर पर हम लोग चलाते हैं कि अगर सोशल मीडिया पर खबरें कोई गलत आ रही हैं या जिससे कोई गलत संदेश जा रहा है, तो हमको उसकी सत्यता को लोगों के सामने लाना पड़ता है। तो मुझे लगता है मीडिया भी दोधारी तलवार है, सोशल मीडिया भी दोधारी तलवार है। लेकिन हम पहले एक जगह देखते थे कि प्रिंट आएगा, प्रिंट होगा तो क्या टेलीविजन खत्म हो जाएगा। अब प्रिंट भी स्टेब्लिश है, टेलीविजन भी स्टेब्लिश है। फिर टेलीविजन हुआ तो उसके बाद लोग बोलने लगे कि अब डिजिटल आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, तो क्या टेलीविजन खत्म हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि डिजिटल भी को एग्जिस्ट कर रहा है और टेलीविजन भी को एग्जिस्ट कर रहा है। आज भले से कंवर भाई आप इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन को डाल दे अपने वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, फिर भी कोई आदमी पूछेगा टीवी पे कब आएगा साहब। ये जो कॉन्सेप्ट थॉट लोगों के मन में घुसा हुआ है, या किसी ने आपको इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद बोलेंगे किताब पे कब छपेगा। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, वो हिंदुस्तान में अभी भी, और मुझे लगता है कि कई देशों में है। इसीलिए जहाँ पे डिजिटल भी बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ टेलीविजन भी सक्सेसफुल है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने लिए एक मार्केट और अपने अपने लिए सर्वाइव करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम बना लेता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने कहा कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन दीपक भाई एक बात बताएं कि थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स की तरफ आए।
ये एक चीज नोट की मैंने, वो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मेरी मैडम ने मुझे कहा कि अमर्त्य सेन की बुक है दी आर्गुमेंटेटिव इंडिया, वो पढ़े। हमने उसका बुक रिव्यू किया तो बड़ी अच्छी डायलॉग, को एग्जिस्टेंस और इस तरह की चीजें थी, और इंडियन सिविलाइजेशन और बड़ा कुछ हमने सुनने को मिला। लेकिन आज का जो इंडिया है उसमें एक चीज नजर आ रही है, वो गाली बहुत है, ये अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत है। सोशल मीडिया की वजह से हमने देखा कि जो नए इमर्जिंग लीडर्स हैं या जो यंग लड़के उठते हैं, वो गाली देना, नफरत करना, वो उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान भारत के दरमियान जब कोई मसला होता है तो बहुत गाली चलती है, वहां से देते हैं। फिर हमने 19 और इसमें देखा कि जिस तरह इंडिया के बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी पॉलिटिशियन का, यंग का या किसी का भी, लेकिन गाली का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, नफरत का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। ये क्यों कर हो रहा है? ये इतनी नफरत कहां से आ गई है? हम तो बड़े प्यार करने वाले हैं, बॉलीवुड की दुनिया में रहने वाले हैं, मोहब्बत की लैंग्वेज है। यहाँ पे तो हमने गाने सुने बॉलीवुड से, चमक चलो, और मजे आते थे जनाब, एंजॉय करते थे। लेकिन ये क्या हो गया? ये इंडिया में इतनी अब्यूसिव कल्चर कहां से आ गया है? और पाकिस्तान में भी है बाय द वे, ये नहीं है कि इंडिया में है। इस पे मैं इस एब्यूसिव कल्चर का ये बोलूंगा कि देखिए, ये एक तथ्य और ये एक स्थापित तथ्य है कि हम जब दो दोस्त लोग बात करते हैं तो भी 4 गाली दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे शहर हैं जहाँ बिना गाली से सेंटेंस की शुरुआत और बिना गाली से सेंटेंस खत्म नहीं होता है। मैं आपको एक मूवी की बात बताता हूँ। आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी डेली बेली, उस पूरे फिल्म में सिर्फ गालियां ही गालियां थी। और आमिर से मैंने पूछा था, आमिर से पूछा मैंने, ये गालियां क्या? बोले ये तो हमारी डेली लाइफ में शामिल है। और हाल ही में आप जितनी भी वेब सीरीज देखेंगे, ये जो सोशल मीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि सोशल मीडिया पे गाली चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अब बॉलीवुड में भी हो गया और जितनी वेब सीरीज आ रही है उसमें भी हो गया है। क्योंकि वहां पर भी हर 10 मिनट में, चाहे पुलिस वाला हो चाहे गुंडा हो, वो किसी तरह की गाली देता है। तो मुझे लगता है कि इसको इतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आम जबान में भी हम बात करते हैं, दोस्तों में बात करते हैं, समाज में बात करते हैं, अपने हम उम्र लोगों से बात करते हैं, तो इस तरह के शब्दों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। और मुझे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर लोग अपना जो गुस्सा है वो बिना सेंसरशिप के इजहार करते हैं, और इसीलिए वही भाषा उनसे निकलती है जो उनके दिमाग में रहती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। पर मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत निगेटिवली लिया जाना चाहिए। अगर हम एक बिना सेंसरशिप का एक सोशल मीडिया थ्रो कर रहे हैं, तो उसके ये चैलेंजेस है, उसकी ये गलतियां हैं, उसको हमको स्वीकारना पड़ेगा, और जहां पर रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है उस रेगुलेशंस को बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप समझते हैं, आप इसको जस्टिफाई करार दे रहे हैं कि ये एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, तो इसको, ये इस तरह की चीजों में आती रहेगी। लेकिन दीपक भाई एक बात बताएं, अगर इसी को ले लिया जाए इंडिया के अंदर, और वहां पे जैसे मुसलमानों और हिंदुओं का एक प्रॉब्लम रहता है, और हमने सुना कि जिस तरह मुसलमानों को भी बहुत ज्यादा गाली गलौज, और हम देखते हैं कभी कम्युनल वायलेंस देखते हैं, या तबलीगी जमात का देखा, तो ये जैसे जी उन्होंने इल्जाम लगा दिया जी, जमात, तबलीगी जमात जो है वो कोरोना लेके आ गई। तो इसको जब नॉर्मल सोसाइटी के में तो एक और चलो चक्कर में हम बात कर ले कि वीडियो हो गई, बात कर ली, लेकिन जब ये अक्रॉस द कम्युनिटी बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, सिख हिंदू की बात होती है, सिख मुसलमान ईसाई की बात होती है, तो वहां पे गाली नॉर्मल नहीं रहती। तो ये गाली वहां पे भी चलेगी, और पाकिस्तान मैं नहीं मानता कि इस फॉर्मेट में गालियों का इस्तेमाल कहीं भी किया जाता है। किसी के बाद व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो बात अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि भारत का समाज बहुत जागृत समाज है। भारत का समाज हर चीज पे रिएक्ट करता है। और जैसे आपने तबलीगी जमात के बारे में कहा, तबलीगी जमात के मौलाना साहब के ऊपर आरोप लगा, और हमने नहीं लगाया आरोप, मीडिया ने नहीं लगाया आरोप, ये तमाम सरकारों ने लगाया कि लगभग 30% कोरोना के मामले इनिशियल स्टेज पे उनके द्वारा बढ़ गए हैं, और उनके चलते पूरे देश के अंदर कोरोना फैल गया। ये फैक्ट है, इसके बारे में जांच चल रही है। कई सारे 900 तबलीगी जमात वालों के खिलाफ चार्जशीट भी हो चुकी है, 47 मौलाना साहब के खिलाफ भी होने वाली है। उनकी जल्दी जो भी कानूनी कार्रवाई उनकी होगी। लेकिन मैं इसे दिक्कत तब होगी जब तबलीगी जमात को मुसलमान मान लिया जाए। तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो भारत के मुसलमानों में मुश्किल से 10 से 12% होगी। उसके बाद भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, हिंदुस्तान की कैबिनेट में मुसलमान काम करते हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रह चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो भी एक मुसलमान थे, और कभी भी मंदिर में जाने से परहेज नहीं करते थे। तो मेरे ख्याल से भारत की मिसाल बहुत अलग है, बहुत दुनिया में बिल्कुल विपरीत तरह की है। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ कट्टरपंथी हो सकते हैं जो इसके बीच अपने लिए अवसर तलाशने की कोशिश करें। ऐसी सिचुएशंस आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, अन्य देशों में भी होती है। जब समय आता है तो उन लोगों से निपटा जाता है।
बिल्कुल सही है। अच्छा दीपक भाई ये बताएं कि कल वो पॉलिटिक्स पे थोड़े डिस्कस करें। कल वो नेपाल की पार्लियामेंट ने बड़ा फुल मेजोरिटी के साथ पॉलिटिकल मैप की रीड्राइंग की बात की है काला पानी और बाकी इलाकों में। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा था कि इंडिया जो है वो अपने छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है और उन पे कब्जा करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, तो ये बात फिर सही साबित हो रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सबके साथ कोरिजन का इस्तेमाल कर रही है। एलओसी पे भी मेरे मामला मेरे खराब ख्याल है, से मेरे एलएसी पे ख्याल भी। से मेरे जी ख्याल से आप आपके बेसिक फैक्ट इसमें गलत है। नेपाल ने जो किया है सबको पता है किस लिए किया है। उसके पीछे आपका भी देश है, उसके पीछे चाइना भी है। इन दोनों ने चाबी दी है उसको। क्यों चाबी दी है? क्योंकि चाइना अपने आप का प्रभुत्व नेपाल पर साबित करना चाहता है, ये सबको पता है। ये कोशिश 10-12 साल से चल रही थी। इसमें हमारे यहाँ के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। यही कारण था कि उसको हिंदू राष्ट्र से हटा करके उसको एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र कर दिया गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां की जो सत्ता है वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोगों के पास है। वहां पर भी अभी भी भारत समर्थक तत्व मौजूद है। एक एमपी ने उसके लिए वॉकआउट भी किया। इन नक्शों की बात उन्होंने अगर कही है, अगर कल उनको यूनाइटेड नेशन जारी जाना पड़ा और ये कहलाना पड़ा कि लिपुलेख, धारचूला और ये जो तीसरी जगह है वहां पर काला पानी, ये तीनों जगह भारत में नहीं हमारे नक्शे में है, तो भी उनको दिक्कत होगी। क्योंकि जो यूएन के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैप, भारत और नेपाल का मैप सबमिट हुआ है, उसमें ओरिजिनली ये 3 इलाके पाकिस्तान में है, माफ कीजिएगा भारत के अंदर है। तो ये पाकिस्तान और चाइना की एक मिली जुली शरारत है। पाकिस्तान और चाइना ये क्यों कर रहे हैं नेपाल पर दबाव डलवा के? इसका बड़ा सीधा सा रीजन है। चीन इस वक्त घिरा हुआ है कोविड-19 की प्रॉब्लम्स के चलते। उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर है। तो ये इस इलाकों में डिस्टरबेंस फैलाकर अपने लिए बड़े लोगों से बातचीत की एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, ताकि उसके ऊपर लगे कोरोना फैलाने के आरोप में थोड़ी नरमी हो जाए और भारत उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव वे से काम कर ले। इससे ज्यादा मैं इन चीजों को कुछ नहीं देखता। ये 1962 का भारत नहीं है। नेपाल इस बात को अच्छी तरह जानता है। नेपाल भारत पर कितना निर्भर है और नेपाल से भारत के कितने रिलेशन है, ये तो अनादिकाल से है। भगवान राम की पत्नी सीता जनकपुर यानी काठमांडू की पैदा हुई थी, ये तो हमारे इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में किसी तरह की दिक्कत होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान और चाइना अगर थोड़ा बदमाशी बंद कर दे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा दीपक भाई, हमने चलो नेपाल में तो हम बदमाशी कर रहे हैं, तो जो चीनी फौजें वो आपके मुल्क में घुस गई और वो मोदी साहब का कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, वो लोग मजाक उड़ाते हैं हमारी लिए तो 56 इंच की है, चीन के मुकाबले में 26 की इंच की रह गई है। तो ये क्यों बात, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और मीडिया भी नहीं ना ना बोल, ना ना, आप भी नहीं बोलते। छाती तो 56 इंच की है, छाती तो 56 इंच की है। 56 इंच की छाती का मैं रीजन आपको बता दूं। देखिए, इमरान खान भी जाएंगे ना, नमाज पढ़ने भी जाएंगे, तो मन में वो नरेंद्र मोदी का नाम 3-4 बार लेते हैं। फिर उसके बाद आपके जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपके जितने बाजवा, कभी कश्मीर बोलेंगे, कभी मानव अधिकार बोलेंगे, तो आपका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे बिना नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक चाइना की बात है, मैंने आपको रीजन बताया कि चाइना इस तरह का प्रेशर क्यों बना रहा है। और सबको पता है कि जो चाइना और भारत के बीच एलएसी है, हमारे बीच एक वेल ड्रॉन मैकेनिज्म है बातचीत का, बातचीत करने का। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सेना थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो कल की जो बातचीत हुई है उसके बाद दोनों सेना नॉर्मल जगह पे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये वर्ल्ड फोरम पे चाइना पर दबाव पड़ेगा ना, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े देशों का, क्योंकि अभी G10 में भारत को शामिल करने के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और वहां पर चाइना भी होगा, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जब वो परिस्थिति आती है और मिल मिलकर घेर जब चाइना को मारते हैं, तो चाइना क्या करता है, चाइना को भारत के पांव पकड़ने पड़ेंगे और तब ये बातें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। भारत कितनी ढील देता है चाइना को, ये क्या और भाई, ये भी हमको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। हम सब पड़ोसी हैं, हम सब कोएग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं। एक दूसरे में उंगली करके दोनों को ही तकलीफ होगी, दोनों को ही तकलीफ होगी। मतलब आप चाइना हम में करेगा, हम चाइना में करेंगे, आप नेपाल में करेंगे, आप कश्मीर के अंदर करेंगे, तो प्रॉब्लम दोनों को होगी। आपको बता दूं, पिछले 1 साल के अंदर हमने 100 आतंकवादियों को मार दिया है और 12 दिन के अंदर 100 बार आपने सीज फायर का वायलेशन किया है और दबा दबा के पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा गया है, क्योंकि आप ऑर्डर है शूट एट साइट। अगर आपको कोई भी उत्तेजित करता है तो फायरिंग में मार दिया जाता है। तो कैजुअलिटीज तो आपकी तरफ भी होती है और आपकी तरफ ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि भारत के प्रति नफरत के इस रवैये को पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि भारत के सिवा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पाकिस्तान की फौज की दुकान ही नहीं चल सकती भारत के बिना, पाकिस्तान की सरकार ही नहीं चल सकती, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं चल सकती।
पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल सकती। और मैं आपको ये बता दूं, पर 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को आर्थिक मदद देने की पेशकश की थी। भारत ने कहा कि जितना हमारा आर्थिक पैकेज है वो आपके जीडीपी का 10 गुना है। पहले आप अपने डेब्ट की चिंता करिए, कर्जों की चिंता करिए। अच्छा, आपने दीपक भाई आपने बात की कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते। मुझे एक बात बताएं, मोदी नहीं साहब नहीं, ने आप हमारे बगैर नहीं चल सकते, हम आपके बगैर नहीं, हम तो आपके बगैर चल सकते हैं। चले हमने चले आपका एक टुकड़ा करके बांग्लादेश आपको दिखा दिया, और अभी भी 3 टुकड़े तैयार बैठे हुए हैं, चाहे वो गिलगित देखिए बाल्टिस्तान हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान। और कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक वर्चुअल रैली करते हुए साफ कहा है कि आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारा है। तो आप मान के चलिए मोदी जी के पास अभी 4 साल और है। मुजफ्फराबाद में भी बहुत जल्दी भारत का तिरंगा लहराएगा कमर भाई। अच्छा, मैं एक दो आपकी बातों के जवाब दे लूं। पहली बात तो ये है दीपक भाई कि आपने, अगर आपकी वहां पे जो सियासत होती है वो होती एंटी पाकिस्तान है। अगर बीजेपी एंटी पाकिस्तान बात ना करे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। मोदी साहब नारा लेके आए थे इकोनॉमी का 2014 में, और 2019 में सिक्योरिटी कश्मीर पे इलेक्शन जीतना पड़ा। और जो आप बात करते हैं कश्मीर की या बांग्लादेश की, आपने बल्कि पहले बात की, देखिए बांग्लादेश में आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी की, एक मुल्क के अंदर इंट्रूजन करके, वहां पे आपने मुफ्ती बईनी को सपोर्ट करके, तो एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ की आप वायलेशन लोग क्यों जुलूम कर रहे थे बंगाली लोगों के साथ, ये तो बताइए ना। क्यों बलात्कार हो रहे थे, क्यों मारा जा सुने रहा था, मुफ्ती सुने वाहिनी क्यों बनी, स्टेप ब्रदर की तरह क्यों ट्रीट किया जाता था उस पाकिस्तान के हिस्से को। उस पाकिस्तान के हिस्से से आपकी कोई सहानुभूति नहीं थी। ये भी तो एक हकीकत है ना कमर भाई, इसको आप कैसे इनकार कर देंगे। कितने लोगों का नरसंहार हुआ बांग्लादेश में मुफ्ती वाहिनी के टाइम पर, और क्या कर पाई मैं मैं पाकिस्तान, बताइए ना। अगर पाकिस्तान इतना सशक्त मुल्क होता मैं तो अपने 2 टुकड़े होने से रोक लेता, नहीं रोक पाया ना, और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये भारत की ताकत है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये 71 की बात है। मैं आपको करगिल की 1999 की बात बता देता हूँ। आपके सब सैनिक आते थे, मर के जाते थे, बॉडी बैग एक भी नहीं ली पाकिस्तान सरकार ने। हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है, हम लोगों ने बरियल किया है सम्मान के साथ। और ये डिस्कशन हुआ कि क्या करना चाहिए इनको, झेलम नदी में बहा दें कि इनको सिंध नदी में बहा दें। डिसीजन हुआ टॉप लेवल पे कि हर इंसान के मौत की भी एक कीमत होती है। अगर वो पाकिस्तानी सोल्जर है तो उसको भी सम्मान से बरियल किया जाएगा। ले चल सकता हूँ मैं आपको कारगिल की उस जगह पर, मेरे ख्याल से 6.7 हाइट उस पीक को बोलते हैं, वहां पर उनका बरियल किया गया है। ये हिंदुस्तान है और ये देखिए पाकिस्तान है। देखिए, मैं आपको टोकता नहीं, मुझे जरा बात करने मुकम्मल करने दिया करें, फिर आप हाँ जितना मर्जी करिए ना, बोलें। मैंने खूब मुकम्मल करिए, जी मुझे जी कोई दिक्कत मैंने जी थैंक यू। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने जो बांग्लादेश में किया वो तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी। तो आप एक मुल्क के अंदर घुस के वहां पे मुफ्ती बाहिनी बना के, वहां के जो मिलिट्री है, जो हुकूमत है, उसको अगर आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आप फख्र से कहेंगे आपने तो ज्यादती की है। और वो बात है 50 साल पुरानी। एक बात सुने, अभी की बात आ जाए। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ आप, अगर आप एंटी पाकिस्तान ना हो तो आप तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपके सियासतदानों ने तो फौज का इस्तेमाल करके 2019 का इलेक्शन जीता। अपना अभिनंदन की तस्वीरें इस्तेमाल की बीजेपी के सियासतदानों ने। देखें, अगर बात यहां तक पहुंच गई है, अगर एंटी पाकिस्तान नारा नहीं लगेगा तो आप नहीं जीत सकते इलेक्शन में। एंटी पाकिस्तान वैसे सारा टाइम आप अपनी इंटरनल बातें करते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना, और आपने चीन की बात की कि कोरोना वायरस की वहां पे बात की। देखिए, इस वक्त तो हालात इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के खराब है, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत खराब है। मैं कोई इंडिया पे इल्जाम नहीं दे रही, जारी बात है पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। आपने को एग्जिस्टेंस की बात की, सार को आपने खत्म किया कि हमने खत्म किया। और जो दीपक भाई इमरान खान ने ऑफर की, इमरान खान ने ये नहीं कहा हम आपको पैसे दे रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ इतनी बात की कि मोदी साहब कहते थे कि भैया आओ गुर्बत को खत्म करें, आओ पॉवर्टी करें, आओ खत्म करें, आओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम करें। तो आपने ये कहा कि हमने इस चीजों में नहीं आना। उधर से टिड्डी दिल आ रही है ईरान की तरफ से। आपने कहा कि हम 18 जून को फॉरेन ऑफिस, कल का आपका स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान के साथ बैठ के टेक्निकल लेवल पे टिड्डी दिल पे बात करेंगे। टिड्डी दिल का खतरा आपको महसूस होता है और कोई आपको खतरा महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ खतरे को डील करते हैं, जब खतरा आता है तो तब बात करते हैं। दीपक भाई, बात आगे निकल गई, आपने चीन की बात की। मैं सवाल करता हूं,
कि आप कहते हैं जी हो चीन कोई बात नहीं, खैर है, मसला ही कोई नहीं, हमारे बराबर है। मुझे बताएं आपकी उनकी क्या बराबरी है? 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, 80-85 अरब डॉलर आप इंपोर्ट करते हैं। वो चीनी हमें कहते हैं कि अगर हम आज इंपोर्ट बंद कर दें तो इंडिया के तो चूल्हे बंद हो जाएंगे। वहां पे तो सारी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल से चलती है और उनके तो घर घराने हमारे पैसे से चलते हैं। सो आपकी तो एक्सपोर्ट ही कोई नहीं इंडिया को, आप चाइना को, आपको तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो दीपक भाई आप कैसे चाइना का मुकाबला कर सकते हैं? वो मुल्क में घुस गए, आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन पे आप कहते हैं कोई नहीं हुई, आप मुंह छुपा लेते हैं। वो आपको 85 डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं हमारे तो बड़े देश है, हमारा तो बड़ा कारोबार है। कारोबार कैसे है? डॉलर मुल्क से जा रहे हैं और आप कहते हैं कारोबार है। चीन के साथ आपकी बराबरी बनती नहीं है मेरे ख्याल से, क्या कहेंगे? चलिए, आपका बड़ा भाई चीन है इसलिए आप उसको कितना भी बड़ा माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत है। और चीन की वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है ये आप भी जानते हैं। अगर आप बात करिए पुराने युद्धों की जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे, उस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ करती थी जनाब, पाकिस्तान के साथ। और इस बार आपके मुख्य प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पे 2 लाइनें यूएन में ज्यादा क्या भेज दी, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने उनको प्लेन से उतार दिया। ये औकात है पाकिस्तान की। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप चीन की इतनी वो कर रहे हैं, आपका एक इस्लामिक राष्ट्र है, चीन में मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है? क्या आपने कोई प्रदर्शन किया? आपको हिंदुस्तान के ही मुसलमान दिखेंगे, चाइना में जो मुसलमानों से अत्याचार हो रहा है उस पर खामोश बैठेंगे। और आप ट्रस्ट की बात करते हैं ना, भारत का ट्रस्ट किसने तोड़ा है हर बार? भारत के पीठ पे छुरा किसने भोंका है हर बार? भारत के डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौन करता है हर बार? सिर्फ पाकिस्तान करता है। और मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति की बस लेके लाहौर गए थे, सिर्फ एक इनिशिएटिव पे नवाज शरीफ से मिले थे, नवाज शरीफ ने से बात की थी, मैं उस वक्त मौजूद था वहां पर लाहौर के अंदर। वापस आए, क्या हुआ? करगिल हुआ। किसने किया? परवेज मुशर्रफ ने किया। ठीक है, करगिल हो गया था, आपको विड्रॉ करना पड़ा, आपको नाक की खानी पड़ी, और आप अपने जो सैनिक थे उनके शवों तक को नहीं ले गए। मतलब कोई व्यक्ति अपने देश के सैनिकों के शवों को दूसरे देश की सरहद पर मरता हुआ छोड़ दे और फिर बोले ये हमारे लोग ही नहीं है, इतना कृतज्ञ राष्ट्र अगर कोई है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद क्या हुआ? जब करगिल हो गया, करगिल खत्म हो गया, हमने बोला आगरा में आके बात करिए, तब हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ बताइए ना मुझे। उसके बाद असद पर अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पर अटैक हुआ, तो दोनों के बीच बहुत तनाव चला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सार्क की मीटिंग हुई पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में एक समझौता हुआ जिसमें पाकिस्तान ने वादा किया कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के अंदर नहीं करेगा। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहते हैं कमर भाई उसको, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। और इस्लामाबाद के डिक्लेरेशन के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। मुंबई में उसने ट्रेन के अंदर ब्लास्ट कराए, मुंबई में ट्रेन के ब्लास्ट के अलावा उन्होंने 26/11 करवाया। कई ऐसी बातें हैं। 26/11 में एक जिंदा सबूत को पकड़ा भी गया। जिंदा सबूत कौन था? अब्दुल अजमल कसाब। अजमल कसाब एक नहीं जिंदा सबूत पकड़ा गया जो पाकिस्तान से आया था, और आप बोलते हैं भरोसा कर लें। दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते हैं आप, मैं पूरा बोलते हैं, आप बोलते हैं भरोसा कर लें। और दूसरी बात नहीं नहीं बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान के बल से भारत में चुनाव नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके कई फैक्टर्स हैं। हाँ, पाकिस्तान भी एक हो सकता है, जो पुलवामा में आपने किया और उसके बाद पाकिस्तान को बालाकोट में जो हमने जवाब दिया, वो लोगों के दिमाग में था। लेकिन उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे फ्री में गरीब लोगों को सिलेंडर देने वाली बात हो, कई सारी उनकी योजनाएं हैं, घर बनाने वाली बात हो, शौचालय बनाने वाली बात हो, लोगों को रोजगार देने वाली बात हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत लोगों को गांव के अंदर पक्के घर देने की बात हो, ऐसे कई सारी स्कीम्स उन्होंने चलाई है बॉस। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान पर एक हमला करा के जीत गए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और दूसरी बात, कम से कम 56 इंच के सीने की कैपेबिलिटी को आप कमजोर मत आकिए, क्योंकि जब पड़ेगी ना तब आप समझ नहीं पाएंगे। कमर चीमा साहब, मैं उनको लगभग 95 से जानता हूँ और ऑलमोस्ट डेली कांटेक्ट के तौर पे जानता हूँ। तो जहां पर वो सोचना शुरू करते हैं इमरान खान, वहां सोचना खत्म कर देते हैं।
देखिए दीपक भाई, बात सुने, आपने इतनी बातें की, आपने पहले मुसलमानों की बात की, मुस्लिम वर्ल्ड की बात की, ये वही मुस्लिम वर्ल्ड है जहां से आपको अरबों डॉलर फॉरेन रेमिटेंस आता है, तो आप लोग चलते हैं। अभी आपने मुसलमानों को इस्लामोफोबिक करार दे दिया, इस्लामोफोबिया के नारे लगाने शुरू कर दिए, और खासकर कोरोना वायरस के बाद, अरे जिसकी मैं मुसलमान बात लगा रहे कर रहा इस्लामोफोबिया के नारे, हम हूं। नहीं लगा रहे भाई। कुछ गिने सुने चुने मुसलमान जो आपके द्वारा प्रायोजित होते हैं वो लगाते हैं इस्लामोफोबिया के नारे। भारत में कोई इस्लामोफोबिया का नारा नहीं लगा रहा। और मैं आपको बता दूं, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, और दुनिया का सिर्फ एक धर्म है, एक धर्म, लिख लीजिए आप, एक ही धर्म है जिसने अनादिकाल से, जब तक इतिहास नहीं लिखा गया इस धरती का, तब से सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। सिर्फ एक ही धर्म है जो सर्वधर्म संभाव कहता है, और सिर्फ एक ही देश है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। आप इन चीजों को नकार नहीं सकते जनाब। जी, देखिए, मैं तो दीपक भाई समझता हूं कि इंडिया जो को एग्जिस्टेंस और सेकुलरिज्म की बात करता था, मैं कहता हूं अगर वही कायम रहे तो बड़ी फ्रॉड शब्द है ये, सेक्युलरिज्म फ्रॉड शब्द है ये। सेक्युलरिज्म शब्द जिन्ना इन कंपनी लेके आई थी, इसका कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया। कोई देश सेक्युलरिज्म का क्या मतलब, सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्षता। आप किसी पंथ से निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? आप सबका सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म जो है ये एक फैंसी फ्रॉड वर्ड है, और मुझे लगता है 2020 के भारत में सेक्युलरिज्म शब्द की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये तो आपने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी है कि एक तो चलो आप इस्लामोफोबिक वो बयान आते हैं और मुसलमानों के बारे में बयान आते हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि नहीं, कोरोना वायरस का किसी मजहब, कलर, कास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर आपके जो वेस्टर्न गलत क्या कहा? सुने दीपक भाई, सही कहा और फिर उन्होंने, जो गलत फिर क्या कहा? देखिए, सुने, मौलाना साद के इंसिडेंट को आप जैसे लोग जो हैं सभी मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुने वो सिर्फ और सिर्फ जमात की गलती है। उसके बाद जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो नर्सों के सामने नाच हुआ, वो भी कुछ एक लोगों की गलती है। उसको भारतीय मुस्लिम नहीं कहा जा सकता। और कमर चीमा जी, मैं बता दूं, इतने साल मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैं यासिर अराफात के घर से लेके एहूद बराक के घर तक गया हूँ। व्हाइट हाउस, डाउनिंग स्ट्रीट से भी मैंने रिपोर्टिंग की है, अफ्रीका से भी बहुत की है, ऑस्ट्रेलिया से भी मैं संपर्क में रहा हूँ, और अमेरिका तो दर्जनों बार गया हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, जितना खुश हिंदुस्तान में मुसलमान है, उतना मुस्लिम देशों में भी नहीं है, उतना मुस्लिम देशों में भी नहीं है। और आपको कमर चीमा जी जानकर हैरानी होगी, अहमदिया को मानते हैं आप? मुसलमान मानते हैं? सुने सुने अब मेरी ना मानते हैं, बताइए ना, हाँ या ना। अहमदिया को मानते हैं मुसलमान आप? मुझे जवाब देने देना, मुझे अहमदिया जवाब, मुसलमान है क्या? भाई जवाब तो देने देना। आप तो देखिए, मुझे सब बात कर लेते हैं, मुझे जवाब नहीं देने मैं देते। सिर्फ एक चीज, एक लाइन और कहना चाहता हूँ। इस्लाम के 72 फिरके हैं, होते हैं, 72 फिरके होते हैं ना, कुछ लोग तो 75 बना लेते हैं। कोई देश अगर है वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर इस्लाम के 72 फिरके एक साथ कोई एग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं, तो भूलिएगा मत, वो भारत है। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि आप जितनी अच्छी पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह आप जो नरेंद्र मोदी साहब के बयानियों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दीपक भाई बताऊं, पहली बात तो ये है कि आप ये मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। आप सिर्फ जब जब डोनाल्ड ट्रंप आया था, पाकिस्तान इंडिया में आया था, तो जो बीजेपी के लोगों ने मस्जिदों के ऊपर चढ़ के बीजेपी के झंडे लहराए थे, वो किया तबलीगी जमात के लोगों की? सुने, बात तो मुकम्मल होने दे, बात तो मुकम्मल एक होने भी दे। तस्वीर बता दीजिए, इसकी एक भी तस्वीर बता दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। मैं ये बताता विशुद्ध हूँ, झूठ है, मैं विशुद्ध बता मैं झूठ है। बताता हूँ मैं बताता हूँ जो 2002 में मुस्लिम राइट्स हुए थे गुजरात में, वो भी तबलीगी जमात के खिलाफ हुए थे। और सुने तो पहुंच गए। सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुन ले अभी की दीपक बात करें, मैं 2002 की बात का भी जवाब देने को राजी हूँ। भाई। सुने, क्योंकि आप विशुद्ध चाह झूठ अगर आप बोलेंगे कि बीजेपी के लोग मस्जिदों पर झंडे फहरा रहे थे, तो हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ। सुने, मेरी बात सुने, आप जब मर्जी 20 साल पीछे, 40 साल चले जाए, मैं 10 साल पीछे जाऊं तो आप कहने पीछे ना जाए। मैं आज की, मैं ट्रंप साहब को सुने, ट्रंप साहब तो अगले दिन आए थे ना, जो फसादात दिल्ली में हुए, जो मामलात खराब हुए, वो आपने बड़ी बात की सेकुलरिज्म की दीपक भाई। इसका मतलब है कि भारत अब एक
एक प्रोग्रेसिव मुल्क नहीं रहना चाहता, भारत एक हिंदू रियासत बनना चाहता है। आपने कहा सेकुलरिज्म एक फ्रॉड वर्ड है जिसका कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया। अगर सेकुलरिज्म एक फ्रॉड वर्ड है तो फिर आप माने कि भारत एक हिंदू रियासत बनेगा, और अगर ये हिंदू रियासत बनेगा तो मैं आपको लिख के देता हूं दीपक साहब, भारत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, क्योंकि आपने जो लोगों को इकट्ठा किया हुआ है वो इसी नाम पे किया था कि हम किसी मजहब को बीच में नहीं लेके आएंगे, हर बंदा यहाँ पे आजादी पे रहे। लेकिन ये जो अब आप मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदू मजहब का नरेंद्र मोदी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि भारत का जो जिसे इमरानी मुआहदा हम उर्दू में कहते हैं वो टूट जाएगा, क्योंकि अब एक मुल्क जो है ना आप हिंदुओं को सिखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना मुसलमानों को, शूदर बेचारों की तो जिंदगी कोई नहीं। सो अगर इसी तरह चलना है तो मुसलमानों को तो आपने इस्लामोफोबिक और पता नहीं नाम देके कोई नहीं, शूद्र विचारों बोल दिया आपने, शूद्र विचारों की जिंदगी कोई नहीं। आपको पता है राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, पता है ना, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कितनी ज्यादती है। हाँ, मस्जिद को गिरा के ही मंदिर बना, और सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया तो मंदिर बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है, कानूनी तरीके से बन रहा है। उसकी पहली ईंट किसने रखी थी? एक शूद्र ने रखी थी, आपको पता है। कमर चीमा जी, ये जो बाइनरी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है, इसमें बहुत छेद है। और आप जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, मेरा बिल्कुल सिंपल सा एक डायलॉग है, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान हिंदुस्तान में रहता रहेगा, लेकिन वो मुसलमान रहेगा जो भारत के संविधान को मानता हो, भारत के कानून को मानता हो, भारत से एक्सपेक्ट करता हो कि उसकी सुरक्षा की जाए, और साथ में अपने फंडामेंटल कर्तव्यों को भी मानता हो। ये भी मानता हो कि भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है और इस ये कर्तव्य मुझे करने पड़ेंगे। अफसोस की बात यह है कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो कई लोग, आप जैसे लोग होते हैं ना, जो पाकिस्तान में बैठे रहते हैं, इस सेंटिमेंट को भड़काते हैं कि देखिए आप मुसलमान हैं। बन गया ना 1947 में, आपको इतना ज्यादा प्रेम है, बन गया ना 1947 में पाकिस्तान की औकात क्या है बिना भारत के? अगर भारत का विभाजन नहीं किया होता अंग्रेजों ने तो क्या पाकिस्तान होता? नहीं होता ना, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो आप बोल रहे हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन, देखिए हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। पढ़िएगा कभी हिंदुइज्म के बारे में। मैं भी बात नहीं बोलना चाहता, मुझे बताइए इस्लाम कितने साल पहले पैदा हुआ? सुने पाकिस्तान कितने साल पहले पैदा हुआ? सुने तो सही ना, सुने जरा, इस्लाम कितने साल पहले पैदा हुआ बताइए ना। इस्लाम धर्म कितने साल पहले एग्जिस्टेंस में आया? सुने, मैं इसकी बात करता हूँ, हिंदू वर्सेस उसकी बात करता हूँ। आपने कहा पाकिस्तान की, जवाब दीजिए ना, इस्लाम धर्म कितने साल पहले जन्मा? तो भाई हम तो देखें, हम 1450 साल पहले आए हैं, तो क्या अगर आप 10,000 साल पहले, जरूरी है आप ठीक हो? बड़ा होना और छोटा, क्या बड़ा जो होता है वो ठीक होता है और छोटा गलत होता है? नया होना गलत है। 1400 साल में इस धर्म पे क्या क्या आरोप लगे? दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन बनाने के, गलती से न्यूक्लियर बम बनाने के, अमेरिका के अंदर 9/11 करने के, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, ऐसे लोगों को पैदा करने का आरोप लगे हैं यहाँ पर। फ्रांस के अंदर अगर आतंकवादी हमला होता है, जिसे वुल्फ अटैक कहते हैं, एक आदमी जाके हमला कर देता है, तो वो भी मुसलमान का नाम आता है। आप समझिए, 1400 साल पहले पैदा हुए हम तो 10,000 साल पहले पैदा हुए थे। 1400 साल पहले पैदा हुए धर्म में कितनी खामियां हैं, तो कट्टरपंथी रही है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, चाहे तो शो में चला देना, जो कट्टरपंथी दुनिया के लिए खतरनाक है। आपको दीपक भाई बात सुने। पहली बात तो ये कि आपने कहा इस्लाम 1400 साल पहले आया, हिंदू इतने हजारों साल पुराना है। और भाई अगर हम 1400 साल पहले हमारा जो है मजहब आया, तो इसका मतलब ये इस बात की गारंटी गलत है क्या? पुराना होना जो बड़ा, अगर छोटा अगर कोई है 5-10 साल, बात कर रहा हूँ कुमार भाई, बात नहीं सुनी आपने। मैं बड़ा सिंपल कह रहा हूँ, 10,000 साल से हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये धर्म सर्वाइव कर रहा है, दुनिया के बहुत ही छोटे हिस्से में है, सिर्फ भारत में और भारत से गए लोगों के अंदर है। आपका इस्लाम तो इतना बड़ा है ना, 1400 साल पहले पैदा हुए, क्यों बड़े बड़े आरोप लगते हैं? क्यों इस्लामिक कट्टरपंथी की बात होती है? क्यों वहाबी नेचर की बात होती है? क्यों आतंकवादी पैदा होते हैं इस्लाम से? क्यों पूरी दुनिया को आज इस्लामिक आतंकवाद से खतरा है? इसमें हमारे धर्म में क्या? आपको प्रॉब्लम पता है क्या है दीपक भाई? आपको प्रॉब्लम यह है कि आप 10,000 प्रॉब्लम नहीं है,
चिंटू बिल्कुल मैं। मुझे बात तो सुनो ना, बात तो सुन मेरी। आपको प्रॉब्लम यह है कि आप अगर हजारों साल मौजूद थे, पर मुसलमानों ने पिछले जो 1000 साल इंडिया पे हुकूमत की, आपको इस चीज की तकलीफ है और ये कभी भी नहीं जाएगी। मुसलमानों ने रूल किया, ये आपके जो सीने में दर्द है, ये दर्द नहीं जा सकता क्योंकि रूल किया ना। आप यहाँ पे, हमने मुसलमानों ने जो कब्जा किया और उन्होंने हुकूमतें की और चलाया इस हिंदुस्तान को, आपको उस चीज का प्रॉब्लम होता है। सो आज आप उस हिंदू मुसलमान की नफरत उगाते हैं। देखें, आप कोएग्जिस्टेंस की बात भी करते हैं, आप नफरत भी चलाते हैं। आपने कहा हम हिंदू स्टेट भी बनाएंगे मुसलमानों पे, आप मुसलमान ही वो स्टेट जो मैंने कहा हिंदू स्टेट बनाएंगे, आपने कहा था, किसी ने नहीं कहा हिंदू स्टेट बनाएंगे। मैंने आपको कहा देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। सुने सुने, हमारे इस्लाम ने तो 1400 साल पहले कह दिया था कि कोई हर बंदा बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इंडिया में आज भी शूद्र और ब्राह्मण के दरमियान जंग है। ये कोई अहमदिया को मुसलमान मान लो ना, अहमदिया को मुसलमान मान लो। इस्लाम ने कहा ना सब बराबर है, अहमदिया को मुसलमान मान लो। पाकिस्तान में बोल दो अहमदिया मुसलमान है, आप बोल दीजिए ना। इस्लाम ने सबको कहा है, पाकिस्तानी अहमदिया भी मुसलमान बोल दीजिए कमर चीमा साहब। कल से पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे आप, कल से पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे। दीपक भाई सुन ले, इस्लाम ने कहा है कि सब बराबर है, इस्लाम ने कहा है सब बराबर है, तो अहमदिया भी मुसलमान है, मान लीजिए आप। मुसलमान है, उनके कहने से मुसलमान हो जाते हैं अहमदिया। अहमदिया मुसलमान नहीं है। कल को आप भी कहें दीपक मैं भी मुसलमान हूं, हम आपको ऐसे ही मान लें मुसलमान? पहले कलमा पढ़ना पड़ता है, हमारे नबी पे यकीन पढ़वा दीजिए ना। आप मारते हैं उनको, आप पीटते हैं पाकिस्तान में, इस्लाम मानते हैं वो, फिर भी आप बोलते हैं वो मुसलमान नहीं है, और फिर बोलते हैं कि समानता का अधिकार है। आपके बगल में ही बच्चा परेशान पड़ा हुआ है अहमदियों का, उसको ठीक कर लो, उसके बाद दीपक बात करना। दीपक भाई हम सिर्फ इतना कहते हैं, इंडिया के अंदर इतना हजारों साल से हिंदुस्तान है, हिंदू है, तो आज भी शूद्र और ब्राह्मण में क्यों फर्क है? इस्लाम में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। आप पे आज भी फर्क है, ये सुन ले। बताइए, हम में तो कोई फर्क नहीं है। देखिए एक बात बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर की एक पुस्तक है फैक्ट्स ऑन पार्टीशन, ठीक है, पढ़िएगा उसको। उसमें 2 बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि हिंदू समाज में भी गलतियां थी, लेकिन हिंदू समाज ने समय समय के साथ उन गलतियों को बदला। लेकिन इस्लाम की दिक्कत यह है कि वो अपने कट्टरपंथी स्वरूप और उसके अंदर की जा रही गलतियों को बिल्कुल बदलना नहीं चाहता। इस्लाम में कोई गलती नहीं है, मुसलमानों में गलती है। मुसलमानों में गलती है, ठीक है, मान लिया मुसलमानों में गलती है, मुसलमानों में गलती है। आपने ये पर्सपेक्टिव बनाया कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, आप नहीं बनाया। इस्लाम में तो लिखा है अहमदिया मुसलमान नहीं है, इस्लाम में लिखा है अहमदिया मुसलमान नहीं है, बना दिया है अहमदिया मुसलमान नहीं है। आपको किसने कहा अहमदिया मुसलमान में लिखा है? क्या कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है अहमदिया मुसलमान नहीं है? कैसे मुसलमान बना सकते हैं? ये देखो, मेरी बात सुने, चीन में जो उइगर को मारते हैं, चीनी आपके अंकल चीनी, जो अंकल चीनी आपको मारते हैं चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को, वो तो आपके दोस्त हैं। दीपक भाई आप जितना मर्जी बोलो, मुझे भी तो बोलने देना। अब मुझे भी तो बोले, गलत बोलेंगे तो रोकना पड़ेगा मुझे। मैं वाहिद होस्ट हूं कि मुझे गेस्ट ही नहीं बोलने दे रहा। अच्छा मेरी बात सुने, मैं दीपक भाई ये कहना चाहता हूं कि आपने हिंदू मुसलमान की बात की, आपने कहा जी कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के प्रॉब्लम है, फलां हुआ। अगर एक इंडिविजुअल अलकायदा कोई दहशतगर्द जमात कुछ करता है तो उसको हम जायज नहीं करार दे सकते, वो गलत है। इस्लाम ऐसी चीज है, इस्लाम का कंडक्ट जिहाद के नाम पे क्यों करता है वो? जिहाद के नाम पे क्यों करता है? लिखा हुआ है ना इस्लाम में जिहाद के नाम पे क्यों करता है, बता दीजिए। सुनेंगे तो समझ आएगी ना, सुनेंगे तो समझ आएगी ना। बोलिए, आप बात ही ऐसी कर देते हैं। नहीं, मेरी बात सुने दीपक भाई, बात करें तो लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक ही बता रहा हूं और क्या बता रहा हूं। आप मुझे ये बताएं कि हिंदू मजहब, सुने, मुसलमान और चीज है, इस्लाम और चीज है। पहली बात, अगर कोई मुसलमान गलती करे इसका मतलब ये नहीं इस्लाम गलत है। सुन ले बात को, सुन ले ना बात को। इसी तरह मुसलमान की गलती इस्लाम में अलाउ है? मुसलमान की गलती इस्लाम में अलाउ है? सुनो तो सही ना। अब इसी तरह हम ये नहीं कहते हिंदू मजहब, बताओ ना, मुसलमान की गलती इस्लाम में अलाउ है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। और बात तो मुझे मुकम्मल तो करने दे सेंटेंस मेरे। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं दीपक भाई, एक मुसलमान ने गलत काम किया, अलकायदा जो करती है वो दहशतगर्दी करती है।
जो हम उसको दहशतगर्द कहते हैं, इस्लाम का मिसयूज करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, जब वो मजहब का इस्तेमाल करके मुसलमानों का कत्ल करते हैं, राइट्स करते हैं, उसको आप गलत कहें, आप उन हिंदुओं को दहशतगर्द कहें। दीपक चौरासिया 2002 के राइट्स में जो हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, आप उन हिंदुओं को दहशतगर्द कहेंगे? दीपक चौरासिया बताएं मुझे, कहेंगे आप? जिसने 2002 में गलत काम किया है, गैर कानूनी, उन तमाम लोगों को सजा हो चुकी है। कमर चीमा, कमर चीमा, और सुनिए कमर चीमा, मैं आपको ये भी बता दूं, अल कायदा इस्लाम का नाम लेके बनता है। लड़ाई जो है, जिहाद शुरू की जाती है कश्मीर के अंदर, हाफिज सईद करता है, दाऊद इब्राहिम आप कराची में बैठ के बम विस्फोट करता है बदला लेने के लिए या जो भी करने के लिए। क्यों होता है इस्लाम के नाम पे भाई? जिहाद तो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है ना, ये तो बताइए ना। जिहाद तो हिंदुओं में कहीं है कि नहीं? इसको मारो। साहब, हिंदू रूलर अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आज तक कभी बाहर नहीं गया है। कि मुसलमान रूलर्स आए यहाँ पर लूटने के लिए, भारत सोने की चिड़िया थी, आया उन्होंने लूटा, बर्बाद किया। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाई तो तोड़ दी, ऐतिहासिक गलती थी, ऐतिहासिक ब्लंडर था। अभी ऐसी कई चीजें ठीक होंगी। और आपने जॉर्ज फ्लॉयड को देखा ना, जॉर्ज फ्लॉयड में क्या हो रहा है? किन लोगों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है अमेरिका के अंदर, आप बताइए जरा। न्यूजीलैंड में हटाई गई ब्रिटिशर्स की मूर्ति, बताइए जरा। ये रीनॉकिंग का जमाना है। लोग अपने पुराने रूट के साथ जुड़ना चाहते हैं। जिन लोगों ने अत्याचार खत्म किया है, उनकी यादें मिटाना चाहते हैं। जो हुआ वो इतिहास का पार्ट था, उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान को हम जरूर बदल सकते हैं। दीपक भाई, 2002 के जो राइट्स हुए, उसमें मुसलमानों को जो कत्ले आम हुआ, आप उन हिंदुओं को दहशतगर्द कहेंगे? बताएं। अच्छा, दहशतगर्द क्या करते हैं? आप उन हिंदुओं को दहशतगर्द कहेंगे क्या करते हैं? 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम? दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन जैसे होते हैं, जो दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन जैसे होते हैं, जो कई सारे प्लेन्स के साथ उड़ा देते हैं। और आप मुझे बताइए, आप बोलते हैं इस्लाम बड़ा ब्रदरहुड वाला है। शिया सुन्नी क्यों झगड़ते हैं भाई? शिया सुन्नी क्यों झगड़ते हैं? खतरी को झगड़ते हैं, अंसारी को झगड़ते हैं, हमारे यहाँ बरेलवी से लेकर तबलीगी वाले क्यों झगड़ते हैं? जवाब दीजिए ना, इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूँ। अलकायदा अगर मुसलमानों या हिंदुओं को मारे गैर जरूरी और कुछ ऐसा इस्लाम का नाम लेके, वो दहशतगर्द है। आप बताएं, जब मुसलमानों का कत्लेआम भारत में हुआ, मोदी साहब के गुजरात में हुआ, क्या वो हिंदू दहशतगर्द थे या नहीं? मैं अभी दीपक चौरासिया से पूछता हूँ, अभी पता चल जाता है आप कितने बड़े जो है ना वो इंसाफ वाले बंदे हैं। बताएं। मैं